बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमने नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना है, खबरें भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हमने आज के मेहमानों को भी मदऊ किया है। लेकिन नाज़रीन आपको पता है हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी, सबसे पहले होती है हमारी टॉप स्टोरीज़। आज की खबरें क्या हैं? शरपसंदों के खिलाफ पुलिस को फ्री हैं, डहलकारों की तरफ बढ़ने वाला हाथ तोड़ देंगे वज़ीर आला। आटे के मुंह मांगे दाम, 10 किलो का थैला 510 रुपए महंगा। डीएचए और ठोकर नियाज बेग में 2 नए जीओआर बनाने का फैसला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जगह लॉट कर दी। और जश्न बहारा की नुमाइश, लिबर्टी चौक रंग बिरंगे फूलों से सज गया। खबरें आप जान चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं, अपने शो में वेलकम कहेंगे और आज की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा राव साहब, कल की सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आ जाते हैं। कल हमारे शो में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि हमने आपको पूरी दिखाई भी, जो कि उन्होंने कहा कि डिफेंसिव रवैया पुलिस का रहा, लेकिन अहलकारों की तरफ से चूँकि हमेशा पुरतशद्दुद वाक़यात आए और फिर जिस तरह से वो वाक़या पेश आया कि एक पुलिस एहलकार को जाते हुए घर मारा गया, फिर उसकी पुलिस वैन को भी नहर में गिरा दिया गया, तो इसके बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, बदकिस्मती है हमारी कि हम सियासत का लबादा ओढ़कर हम अस्करियत की तरफ जा रहे हैं और सियासी जमातों में बड़े अरसे बाद जो दोबारा से अक्सरियत पसंदी की एक लहर जो है वो नज़र भी आई है। हालिया वाक़यात को अगर आप देखें तो एक ऑपरेशन किया गया जिसमें वारंट से ये मामला, वारंट की तामील कराने के हवाले से ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद फिर ये बढ़ता चला गया। पेट्रोल बम भी हमने देखे और बाल बाल बच के, अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। बिलाशुबा उससे कबल एक अफसोसनाक वाक़या ज़िले शाह की सूरत में सामने आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो वो सीखा कुछ नहीं और मज़ीद तक़वियत दी है तमाम तर सूरत हाल को। यानी तमाम वो काम जो कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें करती हैं वो हम खुद ही करने जा रहे हैं। और इससे हमें किसी दुश्मन पहले की तो नहीं है। सियासी जो इस्तेहकाम था उसको अदम इस्तेहकाम में बदलने की कोशिश तो जारी रही है, ये हमेशा से जारी रही है, कोई भी अपोजिशन हो। और रैलियाँ, जलसे, जुलूस वैसे ही हमारा मुकद्दर है, ये एक रियलिटी है। इससे हम जितना मर्जी हम कहें कि नहीं तो ये इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अलबत्ता हमने सीखा कुछ नहीं है, हत्ता कि हमारा मुल्क दौलत हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने सीखा कुछ नहीं है कि हमने एक दूसरे की इज़्ज़त करनी, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने के हवाले से हमने कुछ नहीं सीखा। और एक मामला ये ज़्यादा जो शिद्दत के साथ आया, ये जो एक अदम एतमाद आई कौमी असम्बली में, जो कि एक आइनी तकादा था, और अदम एतमाद का मुकाबला करने की बजाय मैदान पहले खुला छोड़ा गया, उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन, फिर ये सारा सिलसिला बढ़ता चला गया। और जिस हद तक इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है, जिस हद तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वो तक़वियत दे सकते थे, उन्होंने अपनी अक्ल और फहम फरासत के तहत वो अपना पूरा किरदार अदा किया है। हत्ता के KPK और पंजाब की जो चलती हुई हुकूमतें थीं, जो कि उनकी अपनी हुकूमतें थीं, उनको भी घर को भेज दिया सिर्फ अपनी सियासी तस्कीन के लिए। इसके अलावा और कुछ नहीं था। उनका ख्याल ये था कि ना सिर्फ 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे, बल्कि इसके बाद प्रेशर डेवलप करने के लिए। मैं हैरान होता हूँ बाज़ औक़ात कि अगर आपने कल को सियासत करनी है तो सियासत कहाँ करनी है? खाली इमारतों में सियासत करनी है आपने? कल को आपने जब हुकूमत करनी है तो किन लोगों पे हुकूमत करेंगे? जिनकी सकत ही ना रह गई होगी उन पे हुकूमत करेंगे। कहाँ से आप 12,000 अरब का टैक्स जो है वो इकट्ठा करेंगे? 8,000 अरब का टारगेट रख के आप पूरा कर नहीं सके और 12,000 अरब का टारगेट आपको पूरा करना है। किस तरह से जो आपकी गवर्नेंस का मॉडल होगा वो क्या होगा? अगर इसी तरह से आप चलते रहे तो हम कराची में हम ये वाक़या देखते थे, MKM का एक अस्करी विंग था। उसके बाद फिर हाल ही में हमने देखा कि जब एहतजाज के लिए TLP निकली तो उनके साथ जिस तरह का सलूक
इसी जमात की हुक्मरानी थी पंजाब और सेंटर में, तो जो हमने देखा हाल वो भी हमारी आंखों के सामने है। उस वक्त भी हमने कहा था कि ये पुरतशद्दुद वाक़यात मुल्क आपका अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि उस वक्त स्टेबल थी गवर्नमेंट, और उसके बावजूद ये सारी चीजें सामने। अब मुझे बता दें, कल सीएम साहब ने कहा कि अब जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से मिनिस्टर को फ्रंट फुट पर आकर बराह रास्त ये कहने की नौबत क्यों आई, ये सवालिया निशान है। देखिए, जब आप पेट्रोल बम फेंकेंगे, आप राहगीर चलते हुए कोई पुलिस ऑफिसर आपको नजर आता है या पुलिस एहलकार नजर आता है, तो उस पर आप धावा बोल देंगे। डंडा बरदार फोर्स आपकी बड़ी एक्टिव हो चुकी हुई है, और इसमें बहुत सारी ये गुफ्तगू चल रही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अभी कम से कम मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो इतलात हैं, अल्लाह करे वो गैर मुसद्दका हों कि टीटीपी के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि सियासी जमातों को किसी कालादम जमातों के साथ मिलकर इस तरह की जो एक मुतहरिक एक ग्रुप तश्कील देना चाहिए जो आपकी फोर्सेस पर ही। अब मुझे बताएं कि अगर हम मुवाजना करें तो KPK और बलूचिस्तान और कच्चे के इलाके का अगर आप मुवाजना करें इसके साथ ज़मान पाक के साथ, तो आपको क्या फ़र्क, वहाँ पर भी तो ऐसे ही जो इश्यूज़ हैं वो दरपेश हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऑब्वियसली कल थोड़ा चीफ मिनिस्टर साहब भी गुस्से में भी नजर आ रहे थे कि जो हाथ बढ़ेगा पुलिस एहलकारों का क्या कसूर है जो अपनी ड्यूटी पर है। अपनी ड्यूटी पर देखिए, कसूर उनका यही है कि उन्होंने अदालती हुक्म की तामील कराने की कोशिश की। खैर राउत साहब, यहाँ पर खबर ये भी है जी, हाफिज दिलावर की खबर है कि PTI के डंडा बरदारों ने फुटेज बनाने वाले शख्स को भी धर लिया। ज़मान पाक में रात के औकात में रोड बंद करके फिर हुल्लड़बाजी, इलाका मकीनों और राहगीरों को परेशानी का सामना। तो मुझे बता दें ये रवैये क्या है। मैं वैसे आपको एक मशवरा दूंगा कि मैं तो चूंकि खुद एक्सपेरिमेंट किया है इसका, आप मुझे ये तो नहीं कहने वाले मैं जाकर विजिट कर रहा हूँ ज़मान पाक। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अगर जब आपके पास 3-4 घंटे हों रात के औकात में, कभी आप कभी निकलें तो जरूर एक दफा जरूर वहां से गुजरे, तो फिर आपको उसमें फिर पिक्चर आपके सामने होगी। चूंकि हमने तो नहीं, मुझे आपकी बात पे भी यकीन है, कवर भी किया है, कवर भी किया है, और एम्बुलेंसेस को भी वहां पर हमने देखा। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर कोई एम्बुलेंस है, वैसे तो हम बड़ी कैंपेन करते हैं, बहुत बड़े फलाही इदारे को चलाने के दावे करते हैं, लेकिन एम्बुलेंसेस भी वहाँ पर उनको भी रास्ता नहीं मिल पाता। ऑब्वियसली जब आप एक मरकज़ी कॉरिडोर है, आपका सिग्नल फ्री कॉरिडोर है कैनाल, जब उसको आप चौक करेंगे तो फिर कतार गाड़ियों की लंबी लगेगी, और वहाँ से अल्टरनेट जो रास्ता है वो बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, क्योंकि या तो आप डेविस रोड पे आएंगे, अगर दूसरी जानिब आप जाते हैं कैनाल पे तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह की सूरत हाल मिलती है। तो वहाँ पर एक जमे गफ़ीर की सूरत हाल होती है, और रात के औकात में ख़ास तौर पर ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर देखे भी जाते हैं। और फिर अब जो रवैया इख्तियार कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मरकज़ी क़यादत से रिक्वेस्ट ये की जा सकती है कि ये आपका मुल्क है भाई, आपने यहीं सियासत करनी है, यहीं कल को आपने। राउत साहब, मुझे अगली खबर की तरफ जाना है, मुझे बता दें कल के जलसे की तैयारियां फिर भरपूर चल रही हैं। देखिए 22 का जलसा, पहले 22 की कोशिश की गई थी, और अब जो इतलात वो ये है कि 23 को जलसा करने। अच्छा, आजकल वैसे बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है। 23 की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर रही है। कल जो खबरें आ रही थी कि इजलास में अब ऑब्वियसली इजाज़त तो मिली है, लेकिन दूसरी जानिब आपने, चूँकि रमज़ान शरीफ भी शुरू हो रहा है, तो आपकी मर्ज़ी, आपने पॉलिटिक्स करनी है। आप समझते हैं कि आपकी जो सियासी तौर पर अपने आप को ज़िंदा रखना है, तो आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन है कि सड़कें बंद करें, रैलियाँ निकाल के। और खैर अब तो वो टेन्योर गुजर गया, लेकिन इससे कबल जब आप सड़कें बंद करते थे तो इम्तहानात बच्चों के हो रहे थे, वो मुतासिर हो रहे थे। हस्पतालों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ऑलरेडी लाहौर शहर की जो ट्रैफिक है वो 5-6 जो प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी वजह से ऑलरेडी बड़ी डिस्टर्ब थी। फिर PSL था बीच में, उसकी वजह से भी ट्रैफिक की। तो शहरियों को हर कोई कोशिश, वैसे हमेशा दुनिया में तो हमने ये देखा है, दुनिया की मिसालें देते हुए इमरान खान साहब को हमने सुना है कि फलां प्राइम मिनिस्टर के मिसालें देते हैं ना, तो लेकिन पता नहीं खुद अमल दरामद क्यों नहीं करते, खुद एहसास नहीं करते कि अगर मैं निकलूँगा
जत्था बरदार डंडा बरदार फोर्स के साथ मैं निकलूंगा तो लोगों का कारोबार कैसे मुतासिर होगा। आप बड़े सर्वेज करवाते हैं, बड़ी मकबूलियत के सर्वेज करवाते हैं। हाँ, बस कभी ये चीजें अगर आप माल समझने रोड लग गए, माल रोड के उन दुकानदारों को भी सर्वेज करवा लें जिनका 1.5 लाख रुपया किराया कहा है आपने, सही और कहा। उनका कारोबार बंद पड़ा है। कल हमारे साथ और मॉल आप रोड बड़ी के वजह ताजिरी हैं। मौजूद थे और उन्होंने भी यही और सब। आप जब भी हाई कोर्ट में पेशी होती है तो पता चलता है कि पूरे शहर को कॉल दे दी जाती है। शेख इम्तियाज साहब की कॉल आ जाती है सबको कि हर सूरत में वहां पे पहुंचे, ट्विटर पर ट्रेंड चलना चले शुरू ये हो तो जाते अब हैं। आने वाला वक्त बताएगा। राव साहब, खबर ये है बुशरा बीबी आज नैब में तलब है। तहाइफ का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। साबिक खातून अव्वल से 14 सवालात पूछे गए हैं। नैब टीम ने नोटिस की जमान पार्क में तामील कराई है। जी देखिए बड़ी मैं हैरान तो इम्तिहान इस है बात जिसमें पे हूँ 14 कि सवाल तामील हो गई है। तामील से बात शुरू हुई थी, वारंट गिरफ्तारी की तामील के मामले पर ही इतनी उसको वो नहीं होने दी, तामील ही पहले नहीं होने दी जो कि आसानी से हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उसके बाद फिर गिरफ्तार करने की बाद फिर चढ़ाई करना पड़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। ऑब्वियसली जब आप रेंजर्स पे हाथ उठाएंगे, पुलिस वालों को मारेंगे, गाड़ियां जलाएंगे, जलाओ गिराओ करेंगे तो फिर जो इस्तेहकाक तो फिर है सिक्योरिटी इदारों का कि वो भी फिर उनको भी फिर फ्री हैंड मिलना चाहिए। लेकिन एहतियात के साथ अगर वो भी रहेंगे तो दूसरी जो आपकी स्टोरी है वो बुशरा बीबी की तलबी के हवाले से है। देखिए वो घरेलू खातून है और घरेलू खातून को आप पता नहीं, आप पे तो वैसे फर्द जुर्म आप पे लगनी चाहिए, आपने ये स्टोरी इसमें शामिल करनी है। तो अब जो 14 सवालात हैं इनके जवाबात अपने कौंसल के पास जरिए हो जाएंगी इन 14 सवालात में, इन इम्तिहानात में। देखिए जो ऑडियोज आई हुई हैं अगर उनका फोरेंसिक हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो करवा लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो सबूत काफ़ी हैं फर्दर इसकी प्रोसीडिंग के लिए। इस केस की 5 कैरेट की गूंज हमारे कानों में भी रही है। 5 कैरेट मैडम को बड़ा पसंद है। तो मैडम चूँकि घरेलू खातून है और अब इस पे मैं इससे ज़्यादा क्या बात कर सकता हूँ कि एक घरेलू खातून है और अगर उन्होंने कोई तहाइफ लिए हैं तो उनको बिल्कुल तहाइफ लिए हैं। ये और कानून की हुक्मरानी तो हमने आम नहीं ना है राव साहब, ये भी एक साबिक खातून अव्वल भी हैं। कानून की हुक्मरानी का राग जितना हमने अलापते इमरान खान साहब को सुना है, अल्लाह करे कि इनके घर वाले भी सुन लें कि कानून की हुक्मरानी है। मुझे राव साहब ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुछ आटे की मौजूदा सूरत हाल पे बात करें। एक तरफ जो सीएम साहब की जानिब से रमज़ान पैकेज के तहत आटे के ट्रक लगे हैं, वहाँ पे लोगों का रश है, वहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन ओपन मार्केट में क्या हो रहा है कि मनमानी इस सूरत हाल देखने में आ रही है। अब वो कौन कंट्रोल करेगा? रिक्वेस्ट करेंगे हम सीएम साहब से कि प्लीज़ ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं इनके लिए भी आसानी पैदा करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, डीसी साहिबा, इन सबको मुतहरिक होने की ज़रूरत है। प्लानिंग क्या है इसको लेके ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अभी एक ही दिन रह गया है और सभी लोग माह मुबारक के लिए कुछ खरीदे ना खरीदें, आटा, घी, ऑयल, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि आपको सहर और अफ्तार में इसकी ज़रूरत रहेगी। सहरी जिसने करनी है, रोटी तो खानी है। अच्छा जी, और अब आटा ही महंगा कर दिया गया। 10 किलो का थैला 510 रुपये महंगा किया गया है। राव साहब कहाँ जाएंगे वो लोग? मैं कहती हूँ इसमें असल में सफ़ेद पोश लोग जो हैं, हम आप जैसे जिन्होंने ग्रॉसरी भी करनी है, जिन्होंने कोशिश ये भी करनी है कि इस मुबारक महीने में हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं वो भी कर लें। मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा? देखिए जब ये प्लान किया गया कि मुफ्त आटा दिया जाएगा, इस पर तकरीबन 53 बिलियन की जो पैसे हैं वो खर्च होंगे। और इसके मुकाबले में अगर हम बात कर रहे थे लाहौर समेत सूबा भर में 310 या 320 रमज़ान बाज़ार लगते हैं। तो मिस कैलकुलेट किया गया है, या शायद ये कहा गया है कि रमज़ान बाज़ारों में शायद ज़्यादा अखराजात आते हैं और इस तरह से कम अखराजात आएंगे। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल फ्री आटे वाली जो स्कीम है, इसको आप जितना मर्जी आप इसमें ट्रक खड़े कर लें और कितारें नहीं ख़त्म होंगी, शिकायत ख़त्म नहीं होंगी। इससे बेहतर ये हल ज़रूर था कि आप जो मार्केट में 510 रुपये फी 10 किलो का थैला महंगा हुआ है, ये अनप्रेसिडेंट है कि इतना एकदम से इजाफा
इसको भी साथ में चेक रखने की जरूरत थी। मैंने तो कहा डीसी साहिबा से रिक्वेस्ट हमें करनी है, इसको चेक रखने की जरूरत थी। पंजाब हुकूमत बिलाशुबा ये चाह रही है कि लोगों को 3 थैले मुफ्त दे दें, रिलीफ मिले लोगों को, और इससे बढ़कर और साहब जितना लोगों का रश है रिलीफ मिल भी रहा है, मैं हर इलाके में लोगों का बहुत रश है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा तब्दील करने की जरूरत थी। आपने मॉडल बाज़ारों को यूज़ कर लिया, इसके साथ साथ आपने कई, मैं देख रहा हूँ कि शादी हॉल्स या स्कूल्स में जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं, लेकिन सिस्टम स्लो है आपका, जिसने ये वेरीफाई करना है कि आप मुस्तहिक हैं या नहीं है। 40,000 से जायद सैलरी वाले, 40,000 तक सैलरी वाले जो लोग हैं, बाद ऐसे मुझे भी बाद लोगों ने कहा कि यार आप 60,000 सैलरी की बात सुनी थी लेकिन उससे कम हमारी सैलरी है, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई मैसेजेस जो हैं वो वसूल नहीं हो रहे, और ये अगर मैसेज आता है तो ये आता है कि आप एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे इश्यूज आपके सामने आने थे, तो बेहतर तरीकाकार वैसे यही था कि बजाय इसके कि बिल्कुल फ्री करते, आप 50% सब्सिडी करके, या 2018 का जो रेट है 33 रुपये या 35 रुपये किलो वाला, उस हिसाब से करते। एक तो आपका पैसा कम खर्च होता, फिर इसका मैकेनिज्म, इसका दायरा कार बढ़ा देते आप। शहर में लेट्स सपोज आपने 50 पॉइंट रखे हैं, आप 100 पॉइंट्स कर दें। इससे पहले 120 पॉइंट्स पर जो 1285 रुपये वाला बैग था वो हमने बिकता हुआ देखा, और बहुत से ऐसे मकामात थे जहाँ पर ट्रक बिल्कुल खाली खड़े हैं और रश नहीं है, क्योंकि आपने दस्तयाबी को यकीनी बनाया। ये हाल ही की बात है, ज़्यादा देर की बात नहीं है। अब पंजाब हुकूमत ने बिल्कुल एक नया ये ट्रेंड शुरू किया कि मुफ्त आटे वाला, बिलाशुबा उसके लिए तो बहुत बड़ा रिलीफ है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो सारा दिन लग जाता है, उसकी दिहाड़ी भी 1000-1200 की उसकी दिहाड़ी भी ज़ाया होती है, तो उतने का उसको आटा मिलता है, तो फिर क्या फ़ायदा है। बिल्कुल सही। फिर इसको और ज़्यादा आसान करने की ज़रूरत है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास तमाम करियाना स्टोर्स का जो एहसास राशन या एहसास कफालत प्रोग्राम था, उसके तहत तमाम डेटा मौजूद है। उन मोहल्ले की दुकानों को अगर आप कैटर करते हैं, बजाय इसके कि ट्रक जो उनको, और उनसे हिसाब भी आप लेते हैं कि आपको ये 400 बैग्स अगर दिए गए हैं तो ये 400 बैग्स किन लोगों को आपने दिए हैं। सही। इस तरह से इसका मैकेनिज्म थोड़ा और आसान करने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर साहब जा जरूर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब मुफ्त आटे वाले ट्रकों पर तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये जो 510 रुपये का ये जो एकदम से इजाफा है, ये बहुत बड़ा इजाफा है। मुझे बताएं कि अगर कोई खरीदना चाहेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सफेदपुर जो कहते हैं कि चलें जी मैं तो इस पे डिजर्व नहीं करता, मुफ्त आटे में खरीद सकता हूँ, लेकिन 10 किलो का आटे का थैला जब इस तरह बढ़ेगा एकदम से 510 दूसरा यूटिलिटी स्टोर पे भी आटा दस्तयाब नहीं है, बेशतर ट्रकिंग पॉइंट पर लंबी कतारें हैं, और बारी आए तो कहते हैं कि जी आप अहल नहीं हैं, ये लोगों की शिकायत है। सो हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। सेकेंडली डीसी साहिबा से रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए ऑलरेडी बहुत मुश्किल है चीज़ें मैनेज करना, आगे अगर यही सूरत हाल रही, बुनियादी ज़रूरत आटा ही लोगों की पहुँच से दूर चले। अब दूर तो ना नहीं कह सकते हम, क्योंकि लोगों ने खरीदना तो है ही, लेकिन मजबूरी में महंगा आटा खरीदें, ये तो ज्यादती है। अभी दूसरी जो अशिया खुरनोश है रमजान से कबल जो उनका तूफान है, तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे, दूध दही का इस्तेमाल लाजमी है। मैं ये तो बात कर रहा हूँ कि रमजान बाजारों में कम से कम आप तमाम अशिया पर, खास तौर पर जो 10-12 अशिया इस्तेमाल होती हैं, उन पर आपको जब आप ग्रोसरी करते हैं उनकी 4-5 दिन की, तो आपको 2,500-3 हज़ार रुपए का डिफरेंस नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे राव साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल 100 रुपए सस्ता मिलेगा, मुसद्दिक मलिक साहब का कहना है। मोटरसाइकिल सवारों को बहाना 21 लीटर, जबकि गाड़ी मालिकान को 30 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। राव साहब अब ये तो नहीं डिसाइड कर लिया कि दफ्तर बाइक पे आना है? नहीं, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अब जिस तरह की दफ्तर के पास एक खबर तो बड़ी डॉल्फिन मौजूद है इसी स्टोरी में, चूंकि मैंने कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की थी और डे बिफोर यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर ने जब अनाउंसमेंट की थी तभी मैंने खबर दी थी कि 50 रुपए का डिफरेंस होगा मोटरसाइकिल और 800 सीसी तक की गाड़ियों के हामिल। तो आपके पास चूंकि बड़ी गाड़ियाँ, इसलिए आपको ये सस्ता पेट्रोल जो है वो नहीं मिल पाएगा, तो हम जरूर डॉल्फिन की ऑप्शन है, डॉल्फिन की ऑप्शन दफ्तर के पास डॉल्फिन भी है, दफ्तर के पास बिल्कुल है। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि अब इसको
100 रुपए तक किया जा रहा है, यानी 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए तक का फायदा इम्प्लीमेंट हो सकेगा। मुझे मुश्किल लगता है ये, मतलब आप कैसे पेट्रोल डलवाने जाएंगे? मैंने ये सवाल भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा, किस तरह से मैं या जो मुझ जैसे गरीब जो सहाफ़ी हैं वो किस तरह से हासिल कर सकेंगे फ्यूल फिलिंग स्टेशन से। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल ऐसा ना हो कि एक्चुअली जो डिजर्विंग लोग हैं वो रह जाए। ये ऐसा है कि तमाम जो मोटर बाइक्स हैं उनका डेटा मौजूद है, उनके मालकान का डेटा मौजूद है, वो उस डेटे पे काम कर रही है वजारत पेट्रोलियम, और तमाम फिलिंग स्टेशंस पर इनके इनका डेटा मौजूद होगा। और उसके बाद जब आप जाएंगे तो आप आप SMS करेंगे जिसके जवाब में आपको एक कोड आएगा, और वो कोड दिखा के स्कैन करेंगे। जो मोटर बाइकर्स हैं उनके लिए 21 लीटर महाना का तखमीना लगाया गया कि उनका 21 लीटर, और जो गाड़ियां जिनके पास हैं उनका जो तखमीना तो ये लगाया गया कि 4 उनको यानी तकरीबन 100 लीटर है, लेकिन 100 लीटर तो नहीं मिलेगा, 30 लीटर तक का जो फ़ायदा है, ये 30 लीटर पेट्रोल वो 100 रुपये सस्ता ले सकेंगे। तो यकीनन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके साथ जो बुरी खबर है वो ये है कि जो 800 सीसी से ऊपर गाड़ियां हैं उनके लिए फ्यूल जो है वो मजीद महंगा होगा। मैं इस तरफ ही आने वाली थी। जब ये महंगा होगा तो उसके बाद आपने यानी आप एक तरफ यकीनन आप बहुत बड़ी आबादी को कैटर कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मुसद्दिक मलिक साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, क्या जो 1300 सीसी तक गाड़ियां या 1000 सीसी तक गाड़ियां, ये को बहुत ज्यादा लोग हैं, उनके पास क्या बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं है। फिर बहुत सारी गाड़ियां जो है वो बैंक से लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे ली होती नहीं, और बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां बहुत पुरानी अच्छा रखी ये हुई इसमें सारे इश्यूज हैं, लेकिन अल्लाह करे कि ये सेटल हो और थोड़ी बजाय इसके कि ये नहीं ओवरऑल सबको रिलीफ दे दे, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। सबको रिलीफ दे दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें जो है वो कम हुई हैं और तकरीबन 65-68 डॉलर फी बैरल अब तक पहुंच गई है। अब इसमें जो मैकेनिज्म ये बता रहे हैं, अगर तो वो एग्जीक्यूट करते हैं तो यकीनन बहुत बड़ी आबादी को फ़ायदा होगा। और जो हम अक्सर बात भी करते हैं, जिस तरह से गैस का टैरिफ इन्होंने अलग किया है, गुलबर्ग, मॉल टाउन, जोहर टाउन और पोश इलाकों DHA कैंट में रहने वालों के लिए जो टैरिफ है गैस का उसको अलग किया गया। इसी तरह से मुल्क के दूसरे शहरों में भी जो पोश एरियाज हैं वहाँ पर टैरिफ अलग किया गया, और जो पोश आबादियाँ हैं या पुरानी आबादियाँ हैं वहाँ पर इस टैरिफ को चले जी, हम दुआ करें अवाम के लिए उसी पैटर्न पे ये चल रहे हैं, आगे अल्लाह करे एग्जीक्यूट सही तरह हो जाए। बिल्कुल ऐसे गया तभी अवाम तक समरात पहुंच सकेंगे। थैंक यू सो मच राव साहब, शुक्रिया आपका। नाज़रीन ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में हम कुछ बात करेंगे सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए निगरान सेटअप आपके सामने कोशिशें कर रहा है। CM साहब की बात करें, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत साहब की बात करें, मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे भी कर रही हैं और भरपूर कोशिशें की जा रही है कि मरीज़ों को जो है वो बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाए। बहुत बड़ा चैलेंज है ऑल्दो ये, लेकिन बेहतरी के लिए चले एक कदम तो उठाया जा रहा है। क्या क्या अब तक बेहतरी लाई गई है, और इसके साथ साथ क्योंकि हम हर रोज़ सुन रहे हैं, जाहिद साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। सो ये जो अब नया वेरिएंट आया है, इससे मुझे तो कोई खौफजदा नज़र नहीं आ रहा, मुझे तो कोई एक भी शख्स ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसने मास्क का इस्तेमाल किया हो। कैसे महफूज रखना है लोगों को, किस तरह से आप महफूज रह सकते हैं, किन लोगों के लिए कोविड का ये नया जो वेरिएंट है नया भी है या वही उसी सूरत में चेंज होकर आ रहा है। डॉक्टर साहब हमें इन डिटेल बताएंगे किन लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, और ये जो लोगों के रवैये हैं कि अब तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब को हम खुशामदीद कहेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिएगा, हम आपको अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं बहुत एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं। शहर के अस्पतालों के हालात में बेहतरी के लिए CM साहब, उनकी पूरी टीम बहुत एक्टिव है। क्या हालात थे, कितनी बेहतरी लाएगी और मज़ीद क्या प्लानिंग है? बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये मौका देने का। देखें, जो सेहत का शोबा है, जब से पाकिस्तान बना है तमाम हुकूमतों ने बहुत दावे किए, लेकिन मेरा ख्याल दावे ही रह गए।
देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है सेहत में वो ये है कि उसमें पैसा बहुत कम दिया जाता है। यानी कि दुनिया को छोड़ दें, ख़ित्ते में भी हम सबसे कम स्पेंडिंग करते हैं हेल्थ पे जीडीपी के हिसाब से, और जो करते हैं वो भी इनअप्रोप्रिएट स्पेंडिंग है, यानी कि अग्रेसिव स्पेंडिंग है। कि अग्रेशन यूजुअली डिटरमिन करता है आपका कैमरा और माइक जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, वाइब्रेंट हो गया है कि वो रिसोर्सेज जिस तरफ लगवाता है, जिस चीज़ को आप हाईलाइट करते हैं उधर हर कोई दौड़ता है। जब आप बोलते हैं तो हर कोई बीमारियां भी भूल जाता है। तो इस तरह हेल्थ का बेहतर होने का निज़ाम मुमकिन नहीं है। हेल्थ के अगर आज आप कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे ना, तो उसके जैसे आप इंडोनेशिया देख लें, मलेशिया देख लें, इन मुल्कों को देख लें, जहाँ इवन सिंगापुर देख लें, कि उन्होंने प्रोग्रेसिव पॉलिसी बनाई है, और उस प्रोग्रेसिव पॉलिसी में चेंज कोई नहीं आता इर्रिस्पेक्टिव का किसकी हुकूमत आती है, चाहे वो निगरान हैं, चाहे परमानेंट हुकूमतें हैं, किसी भी हुकूमत को। मैं तो मेरा ख्याल है पिछले 10 साल से यही कही जा रहा हूँ कि जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस दहशतगर्दी पे हो सकती है, बहुत चीज़ों पे हो सकती है, आर्मी भी बीच में बैठ सकती है, तो मैं समझता हूँ कि एक ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिससे एक आम पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। दहशतगर्दी से भी होते हैं हम, लेकिन वो चंद लोग अफेक्ट होते हैं। इससे तो कोई जो पाकिस्तानी आज बच्चा पैदा हो रहा है उसने भी हेल्थ को यूटिलाइज करके पैदा हो रहा है, और उसने पूरी उम्र फिर हेल्थ को करना है। अगर चोट लग जाएगी करेगा, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाएगी। पाकिस्तान में बीमारियों की भरमार है, हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर में मुब्तला है, 29% लोग शुगर में मुब्तला हैं। हमारे को तकरीबन 5 लाख डायलिसिस की मशीनें चाहिए, हैं हमारे पास 50,000 के करीब। तो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो सेगमेंट है इसको अहमियत मिलनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कोई भी करे उसमें पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि इकट्ठे बैठ सकें, क्योंकि बैठ के एक पॉलिसी बना लें, और पॉलिसी हमें पता है क्या बननी चाहिए, मेरे कंप्यूटर में बनी पड़ी है, उसको रिव्यू कर लें, ठीक है। उसमें सारी NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ और स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स जो है, इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और फिर तमाम स्टेक होल्डर्स अलाइन हो जाएं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो पहले गवर्नमेंट की अंडू नहीं करेगी, बल्कि उसी को आगे लेके चलेगी अपना हिस्सा डाल के, फिर हेल्थ में बेहतरी आ सकेगी। इस तरह अग्रेसिव स्टेप से नहीं, प्रोग्रेसिव स्टेप से आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए और उसको फाल होना चाहिए, ताकि टर्शरी केयर में सिर्फ टर्शरी मरीज़ आएँ, वो मरीज़ आएँ। यहाँ पे तो आपके साथ जना हॉस्पिटल है, मैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ, तो उधर को 150 डिलीवरी नॉर्मल हम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और पिम्स में कुछ 200 के करीब नॉर्मल डिलीवरीज आती थी दूर दराज। तो ये चीज़ें वहीं हो जानी चाहिए उनके घर की दहलीज पे। ये जो टर्शरी केयर है उसको सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ रेफ़र होके आनी चाहिए, इसलिए ये रेफरल सिस्टम, ये सारा कुछ बहुत ही ज़रूरी है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है उसको मजबूत किया जाए। मैं सिर्फ पंजाब की हद तक नहीं कह रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की हद तक ये कह रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि इसमें इंतहाई ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। शॉर्ट टर्म पॉलिसी से आपको कोई खातर खा नताइज नहीं आएंगे, पैसे आपके ज़ाया होंगे, पब्लिक फंड्स। आप एक अग्री कर जाएं, क्योंकि अल्लाह जानता है किसकी हुकूमत कब आएगी, लेकिन अगर हम एक साइन कर लें डॉक्यूमेंट, तो उम्मीद होगी कि वो अपना हिस्सा डलते जाएंगे और हम वाकया ही एक रिस्पेक्टेबल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर दे सकेंगे अपनी आवाम को। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसके लिए अगेन विल की ज़रूरत है। जैसा कि आपने बिल्कुल आगाज़ में कहा कि गवर्नमेंट जो भी आए, सेहत अगर प्रायोरिटी रहे, इस पे फॉलोअप लेते रहें, जो भी पॉलिसी बनाए उस पर काम होता रहे, तो फिर ही आवाम तक ये सहूलियात पहुँच सकती हैं। सर, मैं सिर्फ अगर शहर लाहौर के अस्पतालों की बात कर लूँ, बहुत बुरे हालात है। ऑल्दो हमने PIC में भी देखा, आपने बेहतरी के लिए काम शुरू किया है, मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे भी कर रहे हैं। वो जो बुनियादी सेहत सहूलियात हैं वो अभी भी आवाम की पहुंच में नहीं है। अभी भी अगर हमारे डिफरेंट रोड शो हो रहे हैं, कोई सेहत कार्ड का रोना रो रहा है, कोई कह रहा है हॉस्पिटल चले जाएं, व्हील चेयर नहीं मिलती हैं। अगर ये मसाइल ही हल नहीं होंगे तो फिर आवाम का कौन परेशान है? देखिए अन्ना, जो आखिरी लाहौर को बड़ा हॉस्पिटल मिला था वो जना हॉस्पिटल था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उसका इफ्तिताह किया था 30 साल पहले, ठीक है। उस 30 साल के वक्त में लाहौर की आबादी कोई 40 लाख की थी, 40-45।
अब ये तकरीबन 2 करोड़ के करीब हो गई है। ऐसे ही तो इसका मतलब ये था कि बड़े हॉस्पिटल्स बहुत सारे बनने चाहिए थे, छोटे बने हैं, यकी गेट, शदरा हॉस्पिटल 100 बेड, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे इस वक्त जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो आबादी है जी। कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, बीमारियाँ उससे भी तेज़ी से बढ़ रही हैं, प्रिवेंशन पे हमारा काम ही कोई नहीं। एज ए पंजाबी, एज ए लाहौरी हम सोचते ही नहीं कि हमने बीमारी, हम समझते हैं कि जब हम पैदा हो गया या बच्चा पैदा हो गया इनको सर्टिफिकेट मिल गया कि इसने बीमार नहीं होना, ऐसा नहीं है। वो अगर 30 साल भी ज़िंदा रहेगा या 70 साल ज़िंदा रहेगा, उसको शुगर होने के 50% चांस हैं, उसको ब्लड प्रेशर होने के, ख़ासकर अगर उसके माँ बाप को है। तो एक तो वो है, दूसरे इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो डेंगू है, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस है, ये रैम्पेंट हैं। हम क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं लाहौर में और पाकिस्तान में, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के। तो इसलिए मैं समझता हूँ जब तक हम प्रिवेंशन पे भी पैसा नहीं लगाएंगे और जब तक हम क्यूरेटिव साइड पे कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेंगे, उन्हीं हॉस्पिटल पे 4 भी लेटे होंगे, 3 भी। वो जो टॉयलेट बना था कि 100 बंदा यूज़ करेगा, वो 500-600 यूज़ कर रहा है। असल देखें, आपको एमएस को भी चेंज कर लें, प्रिंसिपल को भी चेंज कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उससे कोई खातर खा नहीं। मेन मसला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी है कि हर जगह की कैपेसिटी है। आपका ये कमरा है, अगर मैं इधर 10,000 बंदा इकट्ठा कर दूंगा तो इसी स्टूडियो में टॉयलेट्स भी ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ की देखें कैपेसिटी है। आप होटल में जाते हैं, वो कहते हैं सॉरी नो रूम अवेलेबल। ये मेरा उनको गुजारिश है और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारा एक हुक्म है और चीफ़ मिनिस्टर का भी यही हुक्म है। उनको मैंने समझाया और वो बड़ी अच्छी तरह समझ गए, क्योंकि वो खुद गए चिल्ड्रन हॉस्पिटल, उन्होंने कहा देखें क्या हो रहा है, इधर 4 एक बेड पे बच्चे लेटे हुए हैं एक कॉट में। तो मैंने कहा सर इसकी ये बता दें कि इनको सज़ा देनी है या इनको कोई इनाम देना है। उन्होंने कहा आपका क्या मतलब है, ये यहाँ तो सांस नहीं लिया जा रहा। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी बाद में गया उन्हीं की फ़ौरन बाद। तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि जब हमारा हाउसफुल हो जाए, लेडी विलिंगटन का या लेडी रिचर्डसन का हम बाहर लगा दें हाउसफुल, तो जो हमारी बहन बच्ची आएगी उधर डिलीवरी कराने, वो फिर रिक्शे में डिलीवरी हो रही होगी या फिर फुटपाथ पे हो रही होगी। देखें मेरा उनको एक तरह से ऑर्डर है तमाम हॉस्पिटल को कि आपने ना नहीं करनी। जो आ गया है चाहे उसको आप अपने दफ्तर खाली करके अपनी टेबल पे एमएस साहब या प्रिंसिपल साहब इलाज करें, और हो रहा है, व्हील चेयरों पे इलाज हो रहा है। लेकिन उसका हल क्या है? उसका ये हल तो नहीं है कि हम उनको रोक दें कि जी हमारा हाउसफुल है, पीआईसी लिख दे हाउसफुल है। वो सारे कहाँ जाएंगे? वो रोडों पे फौत होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए चाहे वो व्हील चेयर पे इलाज हो रहा है, हमें अप्रिशिएट करना है, आपके लाहौर के अवाम को भी अप्रिशिएट करना है कि ये डॉक्टर आउट ऑफ द वे जाके, इनके लिए तो बहुत इजी है। आप किसी होटल में चले जाएं 4 स्टार 5 स्टार, वो कहते हैं सॉरी कमरा ही नहीं है। आप किसी सिनेमा में चले जाएं सीट नहीं है। हम तो नहीं ये कह रहे कि हमारे कोई कभी नहीं कहेगा आपको, हमारे ऑर्डर हैं कि आप दफ्तर बंद कर दें, लेकिन मरीज को ना करें। देखें फिर उसकी वजह से हमारी फंडिंग कितनी बढ़नी पड़ती है। अब देखें चिल्ड्रन हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, 1200 बेड का है। किसी वक्त भी आप जाके देख लें उधर 2,500 बच्चा होगा, 2,500 बच्चा, जबकि वो बना 1200 के लिए है, आपने उसको डबल कर दिया है। अब उसमें यह है कि हमने, और फिर उनके साथ जो अटेंडेंट हैं उनके लिए मुहैयर हजरात ने सराय बना के दी। वो सराय की कैपेसिटी 120 है। अब हमने इमरजेंसी के तौर पे उस पर एक और फ्लोर डलवाया चैरिटी से, और फिर साथ एक और चैरिटी से। इस हुकूमत का जो भी केयर टेकर हैं हम लोग, अल्लाह करे कि हम कुछ कर सकें। हमारा बिल्कुल ये मैंडेट नहीं है कि हम नई स्कीमें लाएं और ये वो, और हमें बिल्कुल, लेकिन हम कम से कम चैरिटी से तो ला सकते हैं, अपनी जेब से तो डाल सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि मिन्नत तरला कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चैरिटी से हम बहुत कुछ इनाम में, सर्विसेज में, और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पूरी एक फ्लोर पूरा हम डाल के दे रहे हैं इमरजेंसी चिल्ड्रन के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डोनर्स का, इस्लामिक एड वालों का, कि उन्होंने लब्बैक कहा हमें, और वो खुद आए और उन्होंने आके देखा और उन्होंने कहा वाकई। फिर इसी तरह हम सराय की एक्सपेंशन, लेकिन देखिए एक बच्चे के साथ 3 हैं, अगर वहाँ
2,500 बच्चा होगा तो आप 10,000 बच्चे के रहने की जगह चाहिए, क्योंकि हर माँ भी साथ आएगी, बेटा बाप साथ आएगा, तो कहाँ रहेंगे वो? फिर यही होगा कि वो नीचे ज़मीन पे फुटपाथों पे सो रहे होंगे। अब ये इश्यूज़ हैं हमारे कैपेसिटी के। सबसे पहला इशू हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैपेसिटी है कि आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ी है और हॉस्पिटल उतनी तेज़ी से बिल्कुल नहीं बड़े हैं, लेकिन बहुत स्नेल की स्पीड पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ों में नहीं जाना चाहिए कि MRI लगा लें, ये कर लें। हमें बेसिक बुनियादी बेड्स की अवेलेबिलिटी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज हो सके। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि किसी को ना नहीं करनी चाहिए, और वाकई जिस सिचुएशन में मरीज़ आता है वो बेचारा आधा मायूस हो जाता है जब उसको ना कर दी जाती है, किसी और हॉस्पिटल जाने का कहा जाता है। सो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो होनी भी यही चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, और अभी हमने जो कोविड की एक बार फिर से अब बासगश्त सुन रहे हैं, आगे माह मुबारक भी है, आपने रोज़े भी रखने हैं। सो किस तरह से एहतियात की ज़रूरत है भी या नहीं है, लोगों का जो ये रवैया है ये दुरुस्त है या नहीं, डॉक्टर साहब से इससे बात करेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब प्रोग्राम के हिस्से में हमने बात करनी है, क्योंकि रूटीन में हमारे रिपोर्टर्स जो हेल्थ केयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि शहर में कोविड एक बार फिर से सर उठाने लगा है। मुख्तलिफ अस्पतालों में पेशेंट्स भी हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे और टेस्ट तो बिल्कुल कोई नहीं करा रहा। सर, इस रवैये को कैसे देखते हैं आप? देखिए ना, आपने भी बहुत प्रोग्राम्स किए इस पे, मेरा ख्याल आपके दर्जनों प्रोग्राम हुए और होने भी चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का मामला है। और जैसे हमें पता है कि कोविड 2019 दिसंबर में वुहान में वजूद में आया और मार्च 2020 से केसेस पाकिस्तान में भी आ गए, और इसको पेंडेमिक कहा गया और अभी भी पेंडेमिक ही है, इसको डाउनग्रेड नहीं किया गया बाय WHO। 7 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे लुकमा अजल बन चुके हैं, और जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज़्यादा इसमें मुब्तला हो चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ 35,000 लोग मर चुके हैं, और इसकी खसूसियत उस वक़्त भी मैंने आपके साथ ही प्रोग्राम किए थे कि ये समझने वाली चीज़ है कि ये बहुत बड़े साइज़ की वायरस है, RNA वायरस है, और 2 वायरसेस मिलके चमगादड़ के अंदर म्यूटेट हुई। इसलिए इसकी म्यूटेटिंग जो पोजीशंस हैं वो हज़ारों में हैं, बहुत हज़ारों में। अभी तक बहुत सारी म्यूटेशंस और वेरिएशंस आ चुकी हैं, तकरीबन 300 के करीब। अभी जो इस वक्त ओमिक्रॉन को भी हम ओरिजिनल जो ओमिक्रॉन था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्ज आई थी, जिसको हम कभी 4th वेव 5th वेव कहते थे, अब वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, वो उसने अपनी तब्दीली कर ली है। अब BBQ1, BBQ 1.1 और BQ1 ये वेरिएंट्स हैं जो इसमें ओमिक्रॉन में मज़ीद आ गए हैं। उसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी विरुलेंस ज़्यादा हो गई है, यानी इसकी शरह अमवात करने की या लंग को डैमेज करने की अहलियत बढ़ गई है, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन पोटेंशियल एक से लगने से दूसरे को लगने का फेफड़े में वो कई गुना बढ़ गया। तो इसलिए दूसरा ये है कि जो हमने वैक्सीन्स ओरिजिनली लगाई थी, चाहे वो चाइनीज़ साख्त की थी, चाहे मैसेंजर RNA, वो भी अब उतने प्रोटेक्शन नहीं रही। अगर उस वक्त हम क्लेम कर रहे थे कि 90-95% है, तो अब वो 65% पे आ गई है। और ये तो एक ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, लेकिन एक आपका अपना होस्ट फैक्टर, यानी कि इंसान के अपने फैक्टर्स में हम, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि हम इसको भूल चुके हैं। हम पेंडेमिक, आपने जो सारी सिचुएशन बताई, आपके मुताबिक खतरा बहुत ज़्यादा है, ऐसे और ही है। हम तो बिल्कुल ही नहीं है। हम इसको कहते हैं, इस बीमारी को पेंडेमिक फटीग, कि जब ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, कि इंसानी नेचर है कि वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारे, लेकिन अभी भी वायरस ये आपको बता रही है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त उसका हल होगा वो ये होगा, इवन इन लाहौर, इवन पंजाब में तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने पहली वैक्सीन भी नहीं लगाई हुई। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो उनसे गुजारिश होगी कि खुदारा ये वैक्सीनेबल डिजीज़ है, और वैक्सीन की मिथ में ना जाएं कि जी वो ये कर देती है, वो कर देती है, मर्दाना कमज़ोरी फलाना, ये सब बिल्कुल रबिश है। ज़रूर वैक्सीन लगवाएं, अल्लाह ने उस एक हमें चीज़ दे दी जिसमें शिफा है, और पूरा कोर्स करें वैक्सीन का, पूरी तीन डोजेज़ लगवाएं।
जिन्होंने वैक्सीन 3-6 माह पहले लगवाई है वो बूस्टर ज़रूर लगवाएं, उनकी सिर्फ क्वांटिटी उसका 5% से भी कम आबादी की है, वो भूल चुके हैं। ठीक। और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन लगाएं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन हैं, जो मॉडर्ना की या फाइज़र की, जो फ्रीली अवेलेबल हैं, इन्होंने अपने आप को चेंज किया है, कई दफ़ा चेंज कर चुके हैं उस वायरस, तो इसलिए अब बाइवेलेंट वैक्सीन ये बना रहे हैं जो कि मुफीद हैं, जिनसे इम्यूनिटी आपकी पहले वालों से बेहतर होगी इस करंट जो प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, खुदारा मास्क का इस्तेमाल नहीं छोड़ें, ख़ासकर अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, पुरहजूम जगह पे पॉलिटिकल इज्तिमा बहुत हो रहे हैं, आपको पता ही है, और अब रिलीजियस भी होंगे क्योंकि अब रमज़ान का बरकतों वाला महीना है, और रमज़ान अपना भी अच्छा गुजारने का अल्लाह से दुआ करें कि सबके लिए सेहत का पैगाम लाए, और उसमें एफ़र्ट भी करें कि आपके घर वालों के लिए भी वो अच्छा हो, कि वरना वो तीमारदारी में लग जाएंगे। आप हॉस्पिटल अगर खुदा न खास्ता दाखिल हो गए, चाहे मैं कहता हूँ एक इंसान की भी जान खतरे में जाए, वो तो ऐसे ही है जैसे पूरी इंसानियत की चली गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अभी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वाहिद हाल एक वैक्सीनेशन ही है, उसके बाद फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये जो पुरहजूम गैदरिंग्स हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, जिस कदर आप कर सकें करें। सफाई का प्लीज आप उसके बाद सफाई निस्फ़ ईमान है, और बेहतरीन महीना है आपकी निस्फ़ ईमान। हाथ धोएं, बार बार वज़ू करें, अपने को आपको बावज़ू रखें, आप चेहरा भी धो लेते हैं, हाथ, ये सुन्नत रसूल नहीं, ये तो हुक्म है नमाज का, और नमाज आप वज़ू के बगैर नहीं पढ़ सकते। इसका भरपूर फ़ायदा है। अपना अहद कर लें कि मैं इस पूरे रमज़ान में जब तक जाग रहा हूँ, जाग रही हूँ, तो वज़ू से रहूँगी, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा होगी। अपने घर की आइसोलेशन में अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें, बजाय आप पुरहजूम जगह पे जाके रेस्टोरेंट जिनकी कैपेसिटी 100 है तो 1000 बंदे को वहाँ होता है, वहाँ ना जाएं। ये करने के लिए अपनी फैमिली को टाइम दें और अल्लाह की इबादत में टाइम लगाएं, क्यों इसका मकसद है, ये रहमतों वाला महीना है, इसको रहमतें रहने दें, रहमतें नहीं बनाएं अपने लिए और इर्द गिर्द लोगों के लिए। ये कुर्बानी करें अपनी ख्वाहिशात की, ताकि आपकी और लोगों की सेहत बेहतर हो सके, बच सके। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही मेरे ख्याल से मैसेज भी है आज का। आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है, वही SOPs हैं, उसी तरह से सिर्फ आपने सफाई का ख्याल रखना है, और खुदारा वैक्सीनेट ज़रूर हों। ये आपकी ज़िंदगी की ज़मानत है, सेहत की ज़मानत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। कोमल बाहर मौजूद हैं। जी कोमल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल अना, लाहौर शहर में मौसम बहुत ही खुशगवार है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है। शुमाल मगरबी हवाओं की एंट्री भी लाहौर में हो चुकी है, जो कि शहर लाहौर में बारिशें बरसाने का सबब भी बनेगी। 26 तारीख तक जो है वो शहर लाहौर में महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश देखी जाएगी गरज चमक के साथ, जिसके बाद हम टेम्परेचर में कमी भी देखेंगे और मौसम में मज़ीद खुनकी जो कि ख़त्म हो चुकी थी पिछले दिनों में, अब उसमें हम दोबारा से एक इजाफा देखेंगे। और मौजूदा की सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो सूरज ने भी हल्की सी किरणें निकाली हुई हैं और आसमान पर भी बसेरा है, फ़िज़ाई आलूदगी भी छाई हुई है, ठंडी ठंडी हवाओं का भी सिलसिला बरकरार है और यूँ मिक्स मौसम चल रहा है। तो टेम्परेचर जो है वो इस वक्त तकरीबन 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में 20% इम्कानात हैं कि बारिश बरसेगी, जिसके बाद मौसम मज़ीद खुशगवार और मुनफरिद हो जाएगा। शहरी काफ़ी इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, मुख्तलिफ बागों और पार्कों में मौजूद हैं, वर्जिश की जा रही है और अपने दोस्त अहबाब के साथ एक बेहतरीन वक्त भी गुजारा जा रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में कल जैसे कि बारिश हुई, उसके बाद थोड़ी सी कमी देखने में नज़र आई है। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 153 रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन शहरी फिर भी अपनी एहतियात करें क्योंकि बदलते मौसम के मनफी असरात शहरियों की सेहत पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है वो शहरियों को जकड़ लेते हैं और जिसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में काफ़ी कसीर तादाद में मरीज़ों की जो है वो हम तादाद देखते हैं, जिसके बाद जो है वो शहरियों को हिदायत के हवाले से कहा जा रहा है। जी अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी हमने आपको बताने हैं, ऑब्वियसली आपने भी रमज़ान के लिए सब्जियों की खरीदारी करनी होगी, तो रेट लिस्ट क्या है आज के भाव में।
सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और इसके साथ ही साथ ओपन मार्केट में और सरकारी नरखनामे में भी एक वाज़ेह तादाद जो है बरकरार है। ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें ज़्यादा चार्ज की जा रही हैं, जबकि सरकारी नरखनामे पर सब्जियों की कीमतें जो है वो कम है। एक नज़र अगर हम दौड़ा लें सब्जियों की कीमतों पर, तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत 110 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में प्याज 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन की बात कर ली जाए तो लहसुन की सरकारी कीमत 340 रुपये मुकर्रर की गई, जबकि ओपन मार्केट में लहसुन 500 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक 625 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में 700 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। टमाटर इसकी कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली। आज सरकारी नरखनामे पर 100 रुपये फ़ी किलो है, जबकि ओपन मार्केट में हालात उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। ओपन मार्केट में टमाटर 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर बात कर ली जाए सब्ज़ मिर्च की, तो 100 रुपये सरकारी कीमत है, जबकि ओपन मार्केट में सब्ज़ मिर्च 130 से 140 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। लीमू की सरकारी कीमत 170 रुपये है, ओपन मार्केट में 200 रुपये तक, जबकि आलू जो है ठीक है जी साजिद, बहुत शुक्रिया आपने हमें बताई आज की रेट लिस्ट। इसके साथ ही हमारी और आपकी मुलाकात है कल। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।